दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के पहले चैप्टर से एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन से कारक थे, यानी कौन से कारण थे जिनकी वजह से भारतीय कृषि इतनी पिछड़ी हुई थी और गतिहीन थी। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि जमींदारी प्रथा क्या होती है, क्योंकि उसमें से ये पहला कारण जमींदारी प्रथा ही थी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो हमें कवर करने हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, जिसमें से मैं भूमिका पढ़ा चुका हूं और कृषि क्षेत्र को भी पढ़ा चुका हूं। आज हम गतिहीनता और पिछड़ेपन के जो कारण थे गति के कृषि के, इसे हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय कृषि के पिछड़ेपन और गतिहीनता के कारक का मतलब है कारण, कि वो कौन से रीजन थे जिनके वजह से हमारी भारतीय कृषि इतनी पिछड़ी हुई थी। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला पॉइंट। देखिए, दो कारक थे, दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कारण थे जिसके वजह से भारतीय कृषि इतनी पिछड़ी हुई और इतनी गतिहीन थी। पहला कारण था दोस्तों जमींदारी प्रथा। पहला तो था जमींदारी प्रथा और दूसरा था दोस्तों निर्वाह खेती के स्थान पर व्यावसायिक खेती करना, जैसे कि नील की खेती करना। आपने नील की खेती के बारे में महात्मा गांधी के आंदोलन चंपारण के बारे में सुना भी होगा कि वहां पे जबरन नील की खेती कराई जाती थी, क्योंकि नील का उद्योग चल रहा था इंग्लैंड में। तो आज हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो कारण था वो था ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली, यानी जमींदारी प्रथा। यानी दोस्तों देखिए, आप ये बात जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर कितने वर्षों तक राज किया? लगभग 200 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक। क्या इतने सारे अंग्रेज भारत में आए थे? नहीं आए थे। बहुत मुट्ठी भर अंग्रेजों ने बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की। क्या वो सभी से एक एक किसान से क्या लगान वसूल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे भारत में जो कि उनके लिए ये काम करे। तो भारत में दोस्तों दोगले भारतीयों की कोई कमी नहीं थी। जो हर गांव में कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग थे जो पैसे वाले थे, जैसे जमींदार थे, ठाकुर थे, चौधरी थे, जो जिनका पूरे गांव में दबदबा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनको अपने फेवर में लिया और उनसे कहा कि भाई तुम ना इस पूरे गांव से क्या करोगे, लगान के रूप में गेहूं या चावल जो भी है, हमें 1/10 पूरी फसल का 1/10 हमें दे दोगे और तुम इन किसानों से जितना मर्जी चाहे ले सकते हो। तो भाई जो जमींदार थे उनको लालच आ गया, उन्होंने सोचा यार ये तो अंग्रेज हमारे लिए भगवान है, क्योंकि भाई हमारा तो फायदा हो रहा है। तो भैया जो जमींदारी प्रथा थी ना, वो सबसे बड़ा कारण था गतिहीनता और पिछड़ेपन का। क्योंकि दोस्तों जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा हमें, उससे ज्यादा जमींदारों ने हमें लूटा। और आप देख सकते हैं बहुत सारी हिंदी मूवी फिल्में इस पर बन चुकी हैं जमींदारी प्रथा को दिखाने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जमींदारी प्रथा जो आई है ना, हमारे जो बगल का महाद्वीप है यूरोप, जहां पे फ्रांस या पूरे यूरोप के जितने भी देश थे जहां पे राजा महाराजाओं का राज था, वहां पे एक क्रम चलता था समतावाद। तो समतावाद क्या था, क्योंकि जो वहां के जितने बड़े बड़े सीनेट्स थे वो खेती करवाते थे कृषक वर्ग से, उनसे पैसा वसूलते थे और सम्राट को देते थे। तो वही सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट इंग्लैंड वालों ने भारत पे भी इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि वो भी यूरोप से ही आए थे। ये बात आप समझिए। चलिए अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार जो कि ब्रिटिश सरकार थी, दूसरा भूस्वामी जो कि जमींदार थे, तीसरा किसान।
जो कि गरीब लोग थे, के बीच एक त्रिकोणीय संबंध को स्थापित कर दिया। मतलब कैसे दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। सबसे ऊपर थी ब्रिटिश सरकार, सबसे ऊपर थी ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देना होता था लगान के रूप में, और वो किससे लेती थी? सिंपल सी बात है, जमींदारों से लेती थी। जमींदार जिन्हें उन्होंने स्थायी जमीन का मालिक बना दिया था। क्लियर है? अब जमींदार क्या करते थे? लेते थे किसानों से लगान। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, जमींदार किसानों से जितना मर्जी लगान ले सकते थे, बट जमींदारों को ब्रिटेन सरकार को पूरी फसल का 1/10 हिस्सा देना होता था। अब ये क्या करते थे? जमींदार इस नजर पे नजर बनाए रखते थे कि किसकी फसल ज्यादा हुई और उससे ज्यादा से ज्यादा लूटो। लूटने का काम था जमींदारों का। तो ये त्रिकोणीय संबंध बना दिया था, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही ये बात कही कि अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, और मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतनी बड़ी जनसंख्या पे राज किया। तो कैसे किया? ऐसे दोगले जमींदारों के बलबूते किया। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अंग्रेज आज भी चले गए, बट अंग्रेज, कुछ लोग आज भी अंग्रेजों की लाइफस्टाइल से इतने प्रभावित है कि वो अभी भी 1947 के समय से बाहर नहीं आए हैं, और लोकतंत्र उनके लिए कोई सिर्फ एक मजाक रह गया है। आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार और जमींदार और किसान, इनके बीच में एक संबंध बना दिया गया। इसे और अच्छी तरीके से मैं अभी डिटेल में समझाता हूं आपको। तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए, इसे भू राजस्व की जमींदारी प्रथा का नाम दिया गया। ये जमींदारी प्रथा जमींदारों के नाम पे पड़ी, क्योंकि जमींदारों ने अपनी पूरी नैतिकता को भूलकर इतनी निर्दयी रूप से किसानों का शोषण किया, किसानों को मारा पीटा, उनकी जमीन हड़प ली, उनको ब्याज पे दिया, और ब्याज जितना पैसा उधार नहीं रहता उससे कई गुना तो वो उसका ब्याज हो गया, और ऐसे करके उनसे अंगूठा लगवा लिया, उनकी जमीनें हड़प ली। आपने कई सारी फिल्मों में ऐसा देखा होगा। इंडियन कहते हैं, बॉलीवुड ने इसको बहुत ज्यादा कवर किया है दोस्तों, आप कई सारी मूवी देख सकते हैं इस पे। तो इसे भू राजस्व की जमींदारी प्रथा दी गई, और यूरोप में ये ही प्रथा जानी जाती थी समतावाद के। समतावाद का नाम बदल के इसे जमींदारी प्रथा कर दी एशिया में, बट बात वही थी, वही त्रिकोणीय संबंध था। इस प्रथा के अनुसार आपको 3 बातों पे ध्यान देना है। पहली बात कि जमींदारों को भूमि के स्थायी स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया। किसान, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था, उससे पहले मुगलों का शासन था उत्तर भारत की तरफ, और दक्षिण भारत की तरफ राजा महाराजाएं थे। उन सब पे युद्ध हुआ, मुगलों को भी मार दिया, दक्षिण के सबको मार दिया। पूरे भारत में किसका राज था? ब्रिटिश सरकार का राज था। अब ब्रिटिश सरकार ही डिसाइड करेगी कि भाई किसकी जमीन होगी, किसकी नहीं होगी। तो भैया उन्होंने क्या किया? जमींदारों को, हर गांव के जमींदारों को, चौधरियों को, जो प्रभावशाली लोग थे, उनको भूमि का स्थायी क्या बना दिया? स्वामी बना दिया। दूसरे नंबर पे क्या हुआ? जमींदारों को भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि देनी होती थी। अब फसल हो या ना हो, जमींदार को, ब्रिटेन सरकार को 1/10 फसल का हिस्सा देना ही देना है, भले वो किसान से ले या ना ले। एक निश्चित राशि, जो कि मैंने आपको बता दिया 1/10 जमींदार को किसी भी तरीके से देनी होती थी। अब उसको तो पैसा देना होता था, फसल का हिस्सा देना होता था। तो भैया वो क्या करता था? वो जो भी उसके अंडर में जितने भी किसान आते थे, वो उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था दोस्तों। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जमींदारों को पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वो भूमि को जोतने वाले यानी किसान वाले से जितनी मर्जी चाहे राशि ले सकते थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार को 1/10 देनी थी, बट वो किसान से 1/50 ले, 1/70 ले, या पूरी भी हड़प ले, इसकी वो नहीं है। ब्रिटिश सरकार को अपनी फसल का एक निश्चित अमाउंट चाहिए था। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो जमींदारी प्रथा थी ना, इसने भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, किसानों की पूरी जिंदगी खराब कर दी। जो किसान थे ना, 90% किसान तो भूमिहीन हो गए, क्योंकि वो हमेशा उधार लेते थे भाई, क्योंकि लागत
तो चाहिए होती थी फसल बोने के लिए, लागत के लिए। वो क्या करते थे भाई, जमींदार के पास जाते थे, माई बाप हमें थोड़ा पैसा दे दो, मेरी बेटी की शादी है या मेरा ये है, मुझे फसल बोनी है। अब भैया वो फसल होती नहीं थी, बारिश नहीं होती थी, अकाल पड़ जाता था भाई, ब्याज पे ब्याज ब्याज ब्याज, इतना ब्याज हो जाता था कि वो उससे हार थक के उसे जमीन ही देनी पड़ती थी। ऐसे ही दोस्तों आपने देखा होगा कि आज भी गांव देहात में कई कई लोगों के पास तो इतनी जमीन और कईयों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वही किसान है, ये वही जमींदार लोग हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों। पहली इंपॉर्टेंट बात कि जमींदारों को स्थायी स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जमींदारों को ब्रिटेन सरकार को एक निश्चित राशि देनी होती थी लगान के रूप में, और जमींदारों को ये पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वो किसानों से जितनी मर्जी राशि ले सकते थे। तो ये जमींदारी प्रथा या ब्रिटिश सरकार में भू राजस्व प्रणाली की जो प्रथा थी, इसने भारतीय कृषि की बहुत ज्यादा शोषण किया। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इस प्रणाली के कारण जमींदारों ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया, क्योंकि भाई उनको तो पैसे देने ही होते थे, ये बात आप समझ सकते हैं। तो भैया उनका तो मतलब बता नहीं सकता हूं आपको कि जमींदारों ने कितना निर्दयी तरीके से उनसे वसूली की थी। किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया क्योंकि ब्याज दिया था, सॉरी पैसा दिया था, उसका ब्याज हो गया और भैया उनसे अंगूठा लगाया और बोला ये तो जमीन अब तुम्हारी नहीं रही, तुमने जो हमसे ब्याज पे जो पैसा लिया, तो मतलब जो पैसा लिया था उधार, अब तुम्हारा ब्याज इतना हो गया कि तुम्हें तो अब जमीन अब हमारी हो गई। क्लियर है? तो किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों कृषि में किसी की दिलचस्पी नहीं थी, ना तो ब्रिटिश सरकार की थी और ना ही दोस्तों जमींदारों की थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार और जमींदार ये दोनों ही परजीवी यानी किसानों की मेहनत पर जीते थे। क्लियर है दोस्तों? मतलब दिलचस्पी नहीं थी, कोई नहीं चाहता था, ना तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी, ना ही जमींदार चाहते थे कि पैदावार बढ़े या उत्पादकता बढ़े या उत्पादन बढ़े। नहीं, उन्हें बस अपने हिस्से से मतलब होता था, बस ये बात आप समझिए। इसके बाद दोस्तों कृषि का लगातार शोषण और विनाश हुआ। अब भाई ये जो जमींदारी प्रथा थी, इसके वजह से लगातार शोषण हुआ 190 साल के करीब, और दोस्तों विनाश तो हो ही गया था। कृषि बिल्कुल मतलब खराब हो गया था यहाँ पे जीवन, किंतु जीवन निर्वाह के लिए किसी अन्य विकल्प के ना होने के कारण कभी भी इसका परित्याग नहीं किया गया। अब दोस्तों देखिए, किसान ने अपनी पूरी जिंदगी उसके बाप के बाप ने भी केवल खेती की थी। अब भैया भले कृषि से उसको उन्नति नहीं हो रही थी, उसका जीवन स्तर में सुधार नहीं हो रहा था, बट जीवन तो चल रहा था ना, मतलब रोटी तो मिल ही रही थी ना, अनाज तो मिल ही रहा था ना। इसलिए किसी भी किसान ने ना उसका परित्याग नहीं किया। परित्याग ऐसा नहीं हुआ कि भाई उसने कृषि छोड़ दी, वो उद्योग करने लग गया या वो कुछ और काम करने लग गया, क्योंकि कृषि के अलावा कोई और आर्थिक क्रिया थी नहीं। 90% के करीब लोग कृषि से ही जुड़े हुए थे, और दूसरा कोई बेहतर विकल्प ना होने की वजह से, इतने शोषण होने की वजह से, कुछ भी फायदा ना होने की वजह से कभी भी किसी किसान ने इसका परित्याग नहीं किया कि कृषि करना छोड़ दिया हो। क्योंकि दोस्तों उसके बच्चों का, उसकी बीवी का जो पेट भरता था वो कृषि से भरता था, इस वजह से उसने उसका परित्याग नहीं किया। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था कृषि के पिछड़ेपन या गतिहीन होने के वजह से, वो था कृषि का बलपूर्वक व्यापारीकरण। दोस्तों पहले क्या होता था, जो किसान था वो खेती करता था, किसकी? निर्वाह खेती करता था। भले उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, उसकी उन्नति नहीं हो रही, बट कम से कम उसको उसके बीवी बच्चों को पेट भर रोटी तो मिलती थी। बट किसानों को और अंग्रेजों को ये भी नहीं अच्छा लगा। अंग्रेजों ने क्या किया, इंग्लैंड में बहुत सारे उद्योग धंधे लग रहे थे, कपड़े का व्यापार चरम सीमा पे पहुंच रहा था। इंग्लैंड सबसे पहले औद्योगिक क्रांति वहीं हुई, सबसे पहले फैक्ट्री भी इंग्लैंड में लगी, वहां पे कपड़े का उद्योग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था। अब कपड़े को ब्लीचिंग करने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए ना नील चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? नील। तो किसानों से ना बलपूर्वक मार कर पीट कर
उन्हें बहुत सारे प्रलोभन देकर निर्वाह खेती के स्थान पर नील खेती, अफीम, गांजा, चरस इनकी खेती करवाई गई, क्योंकि उनको जो हमारे अंग्रेज थे उनको इससे ज्यादा फायदा होता था। बट दोस्तों जो किसान था ना, अब उसकी जो 3 वक्त का जो खाना खा पाता था वो मुश्किल से अब उसके भी वादे आ गए थे। देखिए कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं। परंपरागत निर्वाह खेती जैसे कि चावल और गेहूं के स्थान पर किसानों को व्यावसायिक फसल विशेषकर नील की खेती करने के लिए विवश किया गया, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश सरकार का रास्ता देश में क्लियर है, और ब्रिटिश सरकार जो बोलेगी देश के निवासियों को वही करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको पता है डंडे पड़ते थे, लाठियां पड़ती थी, गोली भी मार देते थे। क्लियर है। दूसरी बात, कारण यह था कि ब्रिटेन में उभर रहे कपड़ा उद्योग में इसकी बहुत जरूरत थी। कपड़ा उद्योग सबसे पहले ब्रिटेन में ही पनपा और कपड़े के लिए नील का होना बहुत जरूरी था। और दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि ब्रिटेन ने भारत को क्या बनाया था, उपनिवेशिक बनाया था। उपनिवेशिक, उसे कच्चा माल चाहिए था और अपना पका हुआ माल बेचना था, तो नील चाहिए था, तो नील की खेती करवाई गई जिससे बहुत नुकसान हुआ किसानों को। कपड़ों को रंगने तथा ब्रंजित करने के लिए यानी ब्लीचिंग करने के लिए नील बहुत काम आता है। आप जानते हैं कि बिना कहते हैं नील के ये कुछ नहीं हो सकता है। किसानों को नील की खेती के लिए अग्रिम धन दिया जाता था। अग्रिम यानी एडवांस पेमेंट दी जाती थी। अब मान लीजिए मैं किसान हूं, मुझे एडवांस पेमेंट मिल गई। अब मैंने क्या किया, जैसे मेरे हाथ में पैसे आए, ब्रिटेन सरकार ने मेरे हाथ में पैसे रखे कि ये ले भाई विक्की, ये तुझे ना नील अपने इस खेत पे ना नील की खेती करनी है। देख कौन मर गया, मैंने रोक दी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अग्रिम ऋण दे दिया जाता था। अब अग्रिम ऋण जैसे ही मेरे हाथ में पेमेंट आया, वैसे ही जो जमींदार थे उनसे मैंने उधार लिया होता था, वो धन उनके पास चला जाता था। तो ये समस्या आती थी कि अग्रिम धन देने से ना जो जमींदार होते थे ना वो पैसा हड़प लेते थे, और लोग जो पैसा आने के बाद खर्च भी हो जाता था। अब फसल भी नहीं पाती थी और पैसा भी ले लिया। अब दोस्तों फिर इसके वजह से जो भूमि थी ना वो ब्रिटिश सरकार ले लेती थी, मतलब दिक्कत आ जाती थी। इससे किसान को बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता था। अब भैया उसको क्या करना पड़ता था, उसको ना जो निर्वाह खेती यानी चावल और गेहूं, दालें, ये उसे बाजार से खरीदनी पड़ते थे। पहले तो उसका खुद का खेत में करता था, बट अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब व्यापारिक फसलें उगवाने लगी। अब उसे बाजार में कभी अनाज महंगा भी मिलता था, कभी सस्ता भी मिलता था। ये बात आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब उन्हें अनाज बाजार से खरीदना पड़ता था, क्योंकि अब वो निर्वाह खेती नहीं करते थे, अब वो व्यापारिक खेती करते थे। ये बात आप समझिए। इसके बाद किंतु सदैव संयोजित ऋणग्रस्तता के कारण किसानों के पास नगद नहीं होता था। मैंने अभी आपको यही बात समझाई। अंग्रेजों ने तो जैसे ही पैसा मेरे हाथ में रखा कि भाई ये ले तुझे एडवांस पेमेंट, वहां से आया जमींदार, उसने पैसा उठाया कि भाई तूने मुझसे पैसा ले रखा था उधार, तो इसलिए उनके पास कैश नहीं रह पाता था दोस्तों। परिणाम स्वरूप यानी परिणाम कृषि में लगे रहे, किंतु अन्य लोगों की दयालुता पर, यानी आपने देखा भी होगा जमींदार के पास किसान जाके ऐसे बोल जाता था कि माई बाप आप ही हो हमारे अन्नदाता, आप कुछ पैसा दोगे तो मैं फसल उगाऊंगा, ये है वो है। आपने ये देखा होगा, जो कि बहुत ही बुरी बात थी दोस्तों। अंग्रेजों ने और जमींदारों ने भारत को बहुत लूटा, और जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा उससे ज्यादा कई गुना जमींदारों ने लूटा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।